लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जैसे भीष्म पितामह ने शंख बजाया था और दुर्योधन को बताने के लिए कि भाई इट्स ओके, तुम्हारी बातें खत्म हो गई, लेट्स जो हम करने आए हैं वो करते हैं। तो इनडायरेक्टली दुर्योधन को लगा कि भीष्म पितामह बड़े आतुर हो रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके क्या हुआ था कि भीष्म पितामह उसको इंडिकेट कर रहे थे शंख के द्वारा कि नहीं, तुम्हारी हार निश्चित है। जो शंख बज रहा है, शंख रिप्रेजेंट विष्णु, एंड विष्णु इज हु? श्री कृष्ण। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फी या सेल्फ आउच। ठीक है, सेल्फी खींचने के कितने हमारे नुकसान है। तो ये दो श्लोक जो हमें बताते हैं कि जो आजकल द लेटेस्ट ट्रेंड चलता है सेल्फी खींचने का, उससे क्या फायदा हो सकता है और उससे क्या नुकसान हो सकता है। पहले श्लोक में बताया कि जहाँ पे भी बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम की वो रहेगी, बहुत ज्यादा हमारे अंदर ये रहेगा कि मुझे ये किंगडम भी चाहिए, मुझे ऐसे भी चाहिए, बेसिकली दुर्योधन टाइप्स ऑफ मेंटालिटी अगर हमारी रहेगी तो वहां पे क्या होगा? शोर होगा। तो पहले श्लोक में क्या बता रहे हैं कि ऐसा शोर हो रहा है, बिल्कुल कान फोड़ने वाला वैसा शोर होता जा रहा है, थक 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 एंड ऑल, थक 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 थक। तो जब भी मतलब इट्स लाइक कि एक होता पीसफुल लाइफ और एक होता है कि जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारे जो थॉट प्रोसेस है, तो वो इतना साउंड करते हैं, इतना ज्यादा वो बोल रहे हैं कि आपका जो पीसफुल माइंड है, आप आजकल बेसिक प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर साहब? रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खानी चाहिए, खानी पड़ रही है। 20 साल से मेरे को नींद आ ही नहीं रही, ऐसा बहुत कॉमन है। कोई भी हल्का सा भी स्ट्रेस होता है तो सबसे इफेक्ट क्या होता है? नींद खत्म, भूख खत्म। यही दो चीजें प्राइमरीली होती हैं। तो नींद क्यों खत्म हो जाती है? क्यों नहीं हम अपने माइंड को शांत कर पाते? और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इस संसार को, हमने संसार देखा है, हमने वर्ल्ड का मैप देखा है। वर्ल्ड के मैप में आपको कंट्रीज दिखती हैं और वाटर बॉडीज दिखती हैं। तो इस पूरे संसार को भव सागर क्यों कहा गया है? ठीक है, उसमें तो लैंड भी है। अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें या हम ग्लोब को देखें, उसमें तो लैंड भी है और उसमें वाटर भी है। तो फिर शास्त्रों में इस पूरे संसार को भवसागर क्यों कहा गया? कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन से ये सेकंड का एक हिंट है। फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये सेकंड एक हिंट आपको दिया जाएगा कि हमारी नींद क्यों उड़ती है। अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मैं बहुत भूख खत्म हो जाती है, मेरा मन क्यों शांत नहीं होता, मेरे मन में बार बार ऐसी ऐसी आवाजें क्यों चलती रहती है, माइंड चार्टर करता रहता है, नींद खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती। और सेकेंड टू आंसर दैट क्वेश्चन इज कि इस संसार को भवसागर क्यों कहा गया, जबकि हम वर्ल्ड के मैप में देखते हैं कि लैंड भी है और वाटर भी है। मेरे हिसाब से नींद नहीं आती होगी क्योंकि इच्छाएं ज्यादा होती होंगी, टेंशन्स वगैरह, कि ये तो चाहिए, वो भवसागर, करना, ये करना है। दिमाग शांत नहीं हो पा रहा, हाँ, क्योंकि सारी चीजें हम अपने हाथ में लेना चाहते हैं और कंट्रोलर डिपेंडेंट, बनना चाहते हैं। हाँ, और मतलब सिलेंडर नहीं करते हम अपने आप को, और ना ही करना चाहते हैं। मेन प्रॉब्लम ही हमारी ये है कि हम ये देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे हाथों में ही पावर है, मतलब हम किसी को देना नहीं चाहते हैं पावर, ये वाली भी प्रॉब्लम है। और तो इसलिए वो दिमाग जो है वो चलता रहता है कि मैं कैसे योजनाएं बनाता रहता है, ऐसा नहीं तो ऐसा, वो ऐसा रिएक्ट करेगा तो मैं वैसे करूंगा। वेरी नाइस। भव सागर इसलिए कहा जाता है इस संसार को क्योंकि हमारी इच्छाएं एक खत्म होती हैं तो सेकंड आती है, सेकंड खत्म होती है थर्ड आती है, थर्ड खत्म होती है तो फोर्थ आती है। तो ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे आती रहती है। 10 साल पहले मेरी क्या इच्छा थी, 5 साल पहले मेरी क्या इच्छा थी, 3 साल पहले, एक कांस्टेंट नहीं रहती ना। तो वो समुद्र की वेव्स की तरह आती है। और कभी कोई वेव बहुत तेज हो, बिल्कुल सुनामी की तरह तेज हो, तो वो पूरी सबको बहा के ले जाती है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं हम उसको उस लेवल पे ले जाते हैं, सोच सोच के, और वो इतनी बड़ी वेव बन जाती है कि वो सुनामी की तरह आती है और हमारा सारा नींद, चैन, एपेटाइट सब बहा के ले जाती है। तो इस सब भव सागर से पार करने की नौका कौन होते हैं? गुरु, साधु एंड शास्त्र। तभी कहा जाता है गुरु, साधु और शास्त्र का जब हम अनुसरण करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो प्योरीफाई हो जाती है।
और अगर नहीं होंगी वो प्योरीफाई तो क्या होगा, सिर्फ ये साउंड्स, ये ये शोर ही होता रहेगा। मतलब कोई भी वॉर फील्ड में जाओ तो आपको लगेगा कि वहां पे शांति होगी, ठीक है। हमारी बॉडी में रोज एक कुरुक्षेत्र चलता है, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, ऐसा हो गया, अभी कोरोना का संकट है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये क्या है, थॉट है। अभी कोरोना हमें हुआ नहीं है, लेकिन क्या होगा आगे जाके, ये चीज होती रहेगी। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। तो हमने क्या देखा कि जहां पे भी हमारी इच्छाएं हमें ओवरपावर करती रहती है, दिमाग में चलता रहता है। अगर किसी से पूछो ना कि क्यों नहीं नींद आई, बुरे सपने आ रहे थे, नहीं नहीं डॉक्टर साहब दिमाग शांत नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ चलता रह रहा था, कुछ ना कुछ दिन में क्या हुआ, उसने क्या कहा, सब विश्लेषण संशोधन दिमाग में चलता जा रहा था। तो क्या है, ये एक आपने अपने ब्रेन को एक बैटलफील्ड बना दिया है, जहां पे आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं और आप कंट्रोल करना चाहते हो, हर चीज आपके हिसाब से चलनी चाहिए, हर चीज आपके वे में चलनी चाहिए। और वो क्या करता रहता है, वो चार्टर चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, और आपका दिमाग उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स खेलता रहता है। मतलब आप पूरा टाइम उसके साथ बिग बॉस, सॉरी, कौन कौन बनेगा करोड़पति, आपका दिमाग हर हर रोज रात को खेलता रहता है। माइंड दिमाग चलता है। क्वेश्चन पूछेगा, आपका वो अलग। तो आपने क्या किया, बेसिकली इसमें श्लोक नंबर 13 में दिखाया गया है कि कैसे एक वॉर फील्ड बन गई है, और वॉर फील्ड में क्या हो रहा है, सिर्फ शोर हो रहा है, शोर हो रहा है और शोर हो रहा है, पीस नहीं है, शांति नहीं है। तो क्या हमें ऐसी सिचुएशन में रहना चाहिए? क्या हम ऐसी सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं? क्या हम ऐसी सिचुएशन में हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है? हम इतना ज्यादा सुन रहे हैं कि बेड्स नहीं है दिल्ली में, कोरोना के इतने सारे पेशेंट्स जा रहे हैं। अब मेरे पास पेशेंट मेरे को फोन करके कहते हैं, डॉक्टर साहब घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है, एक कदम बाहर रखने में डर लग रहा है। इतना आप सुन रहे हो, ठीक है। कितने लोगों की नींद खत्म हो गई, अभी उनके घर में कोई कोरोना नहीं है, उनके घर में कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको कोरोना हो, या उनके घर में ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, पर क्या लग रहा है, फ्यूचर का डर लग रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले लेके सबने रख लिए, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गया, क्यों? शायद अगर हो गया तो डर डर डर। ये क्या है, जब हम भौतिक इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाए, या फिर डर ज्यादा बढ़ जाए, या बहुत सारी चीजें जब ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक मेंटल चार्टर चलता रहता है, रात को नींद आनी बंद, और फिर एक्शंस भी कैसे हो जाते हैं, जो बिल्कुल भी अनरीजनेबल एक्शंस हो। हॉस्पिटल्स में वो वाले पेशेंट्स भी गए हुए हैं जो घर में भी मैनेज हो सकते हैं, ठीक है। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? कोई चाहता है मैं रिपीट करूं या ठीक है? फाइन। सो हमें श्लोक नंबर 13 जो बता रही है हमारी आज की प्रेजेंट सिचुएशन को बता रही है, जो कोविड क्राइसिस के अंदर हम बिल्कुल कोलैप्स हो रहे हैं, उस सिचुएशन को बता रही है, ठीक है। तो हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। हम कैसे बाहर निकले? हमें अपने माइंड को पीसफुल रखना है, कि ताकि हमें अपनी, देखो अगर बहुत ज्यादा बोलता माइंड चार्टर चलता रहेगा, एक प्रॉपर स्लीप नहीं होगी और सिर्फ टेंशन चली जाएगी, तो इम्यूनिटी तो वैसे ही कम हो जाएगी, और इम्यूनिटी वैसे ही कम हुई तो आपके एयर में तो कितने सारे इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, सब है, और वो बैक्टीरिया और वायरस इतना गंदे से इफेक्ट करेगा कि जिसको कोई डिसीज नहीं भी होना होगा उसको भी वो डिसीज हो जाएगा। सो हमें क्या करना है इस कोविड क्राइसिस से करने के लिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि नींद प्रॉपर आनी चाहिए। आपको प्रॉपर 6 घंटे 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। अगर आपको ये सुन के न्यूज सुन के आपको नींद नहीं आ रही और आपके दिमाग में यही चल रहा है, तो सोचो कि कुरुक्षेत्र का वॉर बन गया, वॉर फील्ड बन गई है। तो जितनी न्यूज आइटम्स आप सुन रहे हो उसको बंद करो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस शेयर हो रहे हैं उनसे थोड़ा सा दूर हो, ठीक है। प्रॉपर है, नींद आनी चाहिए, गुड एपेटाइट होना चाहिए, और माइंड शांत होना चाहिए।
ठीक है, कि एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए आपका माइंड जो होना चाहिए वो बहुत शांत होना चाहिए. So the श्लोक नंबर 13 describes the COVID crisis, describes the depression. हम जल्दी डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपनी इच्छाओं का बोझ नहीं उठा पाते और हम उनसे दबते दबते रहते हैं और उन्हीं इच्छाओं में हम डूब जाते हैं. Now श्लोक नंबर 14, कोई भी बॉलीवुड मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज किन किन लोगों ने देखी है? श्लोक नंबर 14 डिस्क्राइब्स साउथ इंडियन मूवीज. किस किस ने देखी है? हाथ खड़ा करिए. रजनीकांत एंड ऑल, सबने. ओहो, भारती जी का सबसे बड़ा हाथ. ठीक है, सो सबने देखी है. और रजनीकांत की एंट्री कैसे होती है, भारती जी बताएंगे. वो सिगरेट लेता है या वो कुछ ऐसा ऐसा करता है और यही करके उसकी कैप आती है, ऐसे ऐसे होती है उसकी एंट्री. जूतों से लेके, उसका जूते से लेके, फिर क्या जीन्स पहनी है, पैंट पहनी है, उसके बाद उसका मैचों टाइप्स वाला बेल्ट, और उसके बाद उसका शर्ट जो कि 4 बटन ऊपर खड़े हुए हैं, उसके मैनली हेयर्स उसमें से दिख रहे हैं, और गले में हैंकरचिफ है, और रे बैन का चश्मा जो यूं गोल गोल घुमा घुमा के पहना जाता है, और कैप, काउबॉय टाइप कैप. यस, एंड उसके बाद वो एक गोली मारता है और 25 जो विलन्स होते हैं, जो 25 गुंडे होते हैं, वो मारता भी कहाँ है, वो तो सिर्फ यूं करता है, सिर्फ ऐसे ही करता है. वो 25 लोग फैल जाते हैं, वो फैल जाते हैं बिल्कुल लोटस फ्लावर जैसे. हाँ, वो बाइनरी फिशन के कारण 25 लोग 50 में कन्वर्ट हो जाते हैं. हाँ, और वो ऐसे ब्लॉसम होते हैं जैसे एक लोटस फ्लावर ब्लॉसम हो रहा है. तो अब यहाँ पे द मेन हीरो ऑफ द वर्ल्ड जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनकी एंट्री कैसे डिस्क्राइब की हुई है? श्लोक नंबर 14 पे आ जाएं. हॉलीवुड, बॉलीवुड और साउथ इंडियन छोड़ के श्लोक नंबर 14 में जो द मेन हीरो है, द थ्रू आउट पूरा बैटलफील्ड का, जो ये आगे आने वाला भागवत गीता बोलेंगे, वो द मेन हीरो की एंट्री कैसे? सौम्या पढ़ के बताओ. दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए. तो कैसे एंट्री है? कोई साउथ इंडियन मूवीज की तरह नहीं है. ठीक है, पहले जूता नहीं आ रहा, पहले घोड़े आ रहे हैं, घोड़े के हाथ में लगाम आ रही है, और लगाम किसके हाथ में है? भगवान श्री कृष्ण के हाथ में. ठीक है, इतने द मोस्ट प्राइम मेन हीरो ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, जिन्होंने 16,108 वाइफ्स थी जिनकी, जिन्होंने इतनी ही गोपियों के साथ रास किया, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी एक छोटी उंगली पे उठाया, जिन्होंने इतने सारे राक्षस मारे, और वो हीरो की एंट्री कैसे है? कैसे है? घोड़ों के साथ. मतलब दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ द हीरो कृष्णा. द कैमरा आ रहा है, और कैमरा कहाँ आ रहा है? घोड़े, चाबुक एंड कृष्णा. ठीक है, सो ये हमें क्या दिखाता है? सिर्फ यही चीज हमें क्या बताती है कि जितना हम अपने आप को कम इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही हम उतना ज्यादा अच्छा मार्क कर सकते हैं. अगर हम अपनी सिर्फ लुक्स के ऊपर, या हम अपनी सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं कैसे ड्रेप होके बैठा हूँ, या मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, मेरे बालों का कलर क्या है, या हम सारा अपना जो एनर्जी है, जो हम अपना सारा माइंड है, जो हम अपने सारे डिसीजन मेकिंग्स हैं, इसी चीज पे लगा दे, इंस्टा, फेसबुक एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, तो क्या होगा? और जो द वर्ल्ड, जो पूरा यूनिवर्स चला रहे हैं, जो श्री कृष्णा है, जो पूरा यूनिवर्स चला रहे हैं, वो श्री कृष्णा कैसे आ रहे हैं? घोड़ों के ऊपर. घोड़ों के ऊपर एक छोटी छोटी एंट्री करते हुए आ रहे हैं. तो क्या, व्हाट डज दिस शोज? ये कंपैरिजन जो आज के हमारे इंस्टा में लाइक्स के पीछे हम पागल हो रहे हैं, लाइक्स के पीछे हमारा दिमाग खराब हो रहा है, क्या हमें शो करता है ये सारी चीजें? कैन यू सी द कंपैरिजन हियर? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ. ठीक है, उसके बाद करते हैं, एक डिसीज के बारे में भी बताऊंगी. सो ऐसा हुआ, ग्रीक में एक बंदा था जिसका नाम था नार्सिस. ठीक है,
जो नार्सिस बंदा था ना वो बहुत सुंदर था, इतना सुंदर था, 16-17 साल का बहुत यंग लड़का जिसमें सारी एनर्जी उसके अंदर थी। और वो काउहर्ड था, वो काउ को नहीं, शीप्स को चढ़ाता था। और वो शेफर्ड था और वो ऐसे माउंटेन्स में शीप्स को लेके जाता था और घास वो खाती थी और वो वापस आ जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, नार्सिस के बारे में सब बहुत तारीफ करते थे, कितना सुंदर लड़का है, कितने सारे उसके लिए रिश्ते आने लग गए कि भैया इसकी शादी करा दो, उसकी शादी करा दो। तो अभी उसके पेरेंट्स ने कहा नहीं नहीं अभी छोटा है, कोई नहीं। तो नार्सिस सुनता था, कहता ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे आ रहे हैं। अभी तक उसमें ये नहीं था कि मैं कितना सुंदर हूँ, अभी तक कुछ नहीं था। तो एक दिन वो जब गया शीप्स के पास, शीप चराने गया, तो उसने क्या दिया, पिछले दिन ना बारिश आई थी और बारिश की वजह से ना वहां पे एक पडल हो गया था, एक पानी का एरिया हो गया था, पडल हो गया था। तो उसका ना पैर उसमें स्टेप हो गया, तो उसने पैर को हटाया, कीचड़ वीचड़ हटाया और वो वहां पे बैठ गया और उस पडल के रिफ्लेक्शन में ना वो अपनी शक्ल देखने लग गया। एकदम से उसे शक्ल देखी, फिर एक बार देखी उसने, देखा ठीक है, फिर 2 मिनट के बाद फिर देखा, फिर 3 मिनट के बाद फिर देखा, फिर वो वहां पे बैठ ही गया। उसने अपने आप को निहारने लग गया, वाओ मेरे हेयर्स कितने गोल्डन है, मेरी स्किन कितनी ट्रांसलूसेंट है, कितनी क्लियर है, मेरी आईज कितनी अच्छी है। और वो बस यूं पडल के ऊपर झुक के यूं बैठ गया। उसकी शीप्स इधर उधर भाग गई कहीं, उसको कोई होश नहीं, बस वो पडल के ऊपर बैठ रहा है और वो रिफ्लेक्शन वाटर में अपना रिफ्लेक्शन देख देख के अपने आप को वो कर रहा है, कह रहा है। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? जब सेल्फी कैमरा नहीं था तो मिरर था, और आज जब सेल्फी कैमरा हो गए हैं, ओ ये मेरा एक हेयर बाहर की तरफ आ गया, दूसरी फोटो। ओ ये मेरा लिप का शेड आज अच्छा नहीं लग रहा, दूसरी फोटो। ओ यार ये वाला मेरा एंगल अच्छा नहीं है, तीसरी फोटो। एंड फिर उसके बाद 1000 तरह के फिल्टर कि मेरा फेस मोटा लग रहा है, मेरा बाल वाइट आ गए हैं, 1000 तरह के फिल्टर्स। एंड फिर द परफेक्ट फोटो इंस्टा फेसबुक पे लैंड होती है और उसके बाद हर 2 सेकंड में फोन चेक होता है कि लाइक्स आ रहे हैं, कितने लाइक्स आए हैं, कितने हार्ट्स आ रहे हैं, कितने लोगों ने मेरे को देखा है, कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया, कितने लोगों ने कमेंट किया उसके ऊपर। तो नार्सिस क्या था, ये जो था, जो हमें ये सारी चीजें आई हैं, फर्स्ट जो बंदा इसको रिप्रेजेंट करता था वो था नार्सिस। ठीक है, इसमें क्या है, दिस इज हार्मलेस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर फेस आप अपनी शक्ल देख रहे हो, आप अपने आप को निहार रहे हो, आप मिरर में देख रहे हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? ठीक है, भारती जी फोटो शेयर करेंगे नार्सिस की जो पडल में अपना फेस देख रहा है। ठीक है, तो वो जो नार्सिस था, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम अराइजेस कि जब सुबह से लेके शाम हो गई और नार्सिस सिर्फ अपना फेस देख रहा है। अगला दिन हो गया, उसके पेरेंट्स को चिंता लगी कि ये बंदा आया क्यों नहीं, शेर ने तो नहीं खा लिया। लेकिन जब वो उसको ढूंढने गए, नार्सिस को, जब वो नार्सिस को ढूंढने गए तो वो क्या देखते हैं, फोटो ऊपर है, ऊपर और ऊपर कीजिए थोड़ा, नीचे 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 नीचे, दिस फोटो, ये वाली देख रहे हैं कि वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता रहा एंड देखता रहा। और जब उसके पेरेंट्स भी देखने आए, पर वो क्या कर रहा था, सिर्फ अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था। उसको बोला चल चल घर, कह रहा नहीं नहीं अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। और ऐसे ऐसे करके उसको कोई भी अपनी जगह से हटा नहीं पाया, बिकॉज ही फेल इन लव विद हिज ओन रिफ्लेक्शन। वो अपने चेहरे, अपने गोल्डन बाल, अपनी ड्रेसेस, अपने उससे इतना कि वो बस पानी में देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। ऐसे ही हमारा मोबाइल नहीं छूटता जब हमें कमेंट्स देखने होते हैं, खाना पीना याद नहीं रहता। तो नार्सिस के साथ भी ऐसा हुआ, उसकी भूख मर गई, उसका खाना पीना मर गया, बस वो वहीं पे देखता रहा। और वो इतना ज्यादा एडिक्ट हो गया, 16 साल का वो लड़का इतना ज्यादा एडिक्ट हो गया कि वो ये शक्ल देखते देखते खाना पीना सब भूल के अल्टीमेटली आफ्टर अ मंथ और कितने डेज के बाद ही डाइड, वो वहीं पे मर गया। और फिर उसकी कब्र पे एक फूल खिला। भारती जी नेक्स्ट फोटो शेयर कर दीजिए। उसकी कब्र पे फूल खिला जिसको कहते हैं नार्सिस फ्लावर, और वो फूल ये है।
ऊपर वाला, दिस इज कॉल्ड नार्सिस फ्लावर, जो कि नार्सिस की कब्र के ऊपर खिला था, जो अपनी वो मिट्टी में शक्ल देखते देखते वहीं मर गया। ये है वो फ्लावर, इसको आप गूगल भी कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नार्सिस फ्लावर। तो क्या हमें इससे सीख मिलती है? हटा दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग हटा दीजिए। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम इतने ज्यादा अपने ही आप में इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसको एक मेडिकल टर्म कहते हैं, इसको एक मेडिकल सिंड्रोम कहते हैं, जो मैंने आपको बताती हूँ। दिस इज कॉल्ड नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और इसके बारे में मेडिकल बुक्स क्या कहती हैं? One of the several types of personality disorder, mental condition in which people have an inflated sense of their own importance. इतना इम्पोर्टेंस होता है कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, मतलब इन्फ्लेटेड, मतलब जैसे बलून को हवा से भरते हैं ना, वो इतने भरे हुए रहते, सिर्फ मैं हूँ, मेरे बारे में बात करो, मेरी फोटो खींचो, आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मैं ही सेंटर हूँ, ठीक है। अ डीप नीड ऑफ एक्सेसिव अटेंशन, बस मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ, तो आप बकरी बन जाते हो, मैं करते करते। ये है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अ डीप नीड ऑफ एक्सेसिव अटेंशन एंड एडमिरेशन, कि मेरे को ही सब एडमायर करे, मेरे ही बारे में लोग बात करें, मेरी ही तारीफ करें, और कुछ नहीं है, और कोई एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ मैं। जैसे आई एम द शाहरुख खान ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड, बस मैं ही मैं, मेरी ही मूवीज के बारे में बात करो, मेरे ही बारे में बात करो, ठीक है। ट्रबल्ड रिलेशनशिप एंड लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स, मतलब इतना, जब आप सिर्फ एक रिलेशनशिप में मैं ही मैं करते रहोगे, तो अगला बंदा थोड़ा ना आपको इतना भाव देगा। आपके पेरेंट्स दे देंगे, आपके भाई बहन दे देंगे, पर थोड़ी देर के बाद कहेंगे अरे ये तो अपने बारे में ही करता रहता है, छोड़ो छोड़ो। ऐसे लोगों के कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनते, कि बस अपने बारे में ही इतने वो है कि अगला कोई दिखता ही नहीं है, ठीक है। और लैक ऑफ एम्पैथी का मतलब है किसी के लिए उनके मन में सिंपैथी नहीं आती, किसी के लिए भी उनके मन में तरस नहीं आता। तुमने मेरा नहीं किया ना, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तुमने मेरा कुछ भी नहीं किया। सो ये लैक ऑफ एम्पैथी जो है। और क्या कहता है, बिहाइंड दिस मास्क, but behind the mask of extreme confidence lies a fragile self-esteem that's vulnerable to the slightest criticism. मतलब इन लोगों की सेल्फ एस्टीम इतनी ज्यादा कम होती है कि अगर आपने उनको हल्का सा भी टोक दिया, अरे यार आज तूने बाल कैसे बनाए हैं, अरे यार ये कलर मैच नहीं कर रहा, तेरी ड्रेस का कलर, ये टी शर्ट और पैंट्स का कलर मैच नहीं कर रही है, तो कैसे तैयार होके बैठा है, बस उनका वो इन्फ्लेटेड ईगो हर्ट हो जाता है और वो चीज सह नहीं सकते। और दिस इज व्हाट सेल्फी कल्चर इज मेकिंग अस डू। सेल्फी कल्चर ने हमें इतना ज्यादा, एक नॉर्मल आप सोचो, लोग कहते हैं अरे यार सिर्फ मेरा एक ही तो शौक है, सिर्फ अपनी फोटोज खींचने का, क्या है, मैं कुछ जुआ खेल रहा हूँ, कोई मैं दारू पी रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। पर दिस इज इंक्रीजिंग नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आप एजिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे कि आप बुढ़े हो रहे हो, आप क्या हो रहे हो, ठीक है। सो सेल्फी कैसे, भगवान श्री कृष्ण इतने प्राइम इंपॉर्टेंट बंदे, और वो ऐसे एंटर कर रहे हैं, और आप लोग हम लोग, जो कि हमारा तो कुछ रोल ही नहीं है, हमने तो कुछ क्रिएट ही नहीं किया, भगवान ने तो पूरा संसार अखंड ब्रह्मांड क्रिएट किया हुआ है, वो घोड़े के हाथ में चाबुक लेके सारथी के रोल में आ रहे हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम अपनी एक फोटो पे 1000 फिल्टर्स लगा के फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते, तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम एक मेडिकल कंडीशन पे जा रहे हैं जिसे कहते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर।